नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 14 बागी विधायक अयोग्य करार। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। कांग्रेस की राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापों पर सियासत तेज। केजरीवाल के आरोपों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से 7 घंटे तक चली पूछताछ। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-29 का प्रक्षेपण आज शाम 6 बजे छोड़े जाएंगे सिंगापुर के 6 उपग्रह। इसरो की 6ठी व्यावसायिक उड़ान। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्द हवाओं की चपेट में समूचा उत्तर भारत। शिमला, श्रीनगर और चुरू में पारा शून्य के नजदीक। जयपुर में ठंड से एक की मौत। सीरिया पर अमेरिका और रूस में सुलझे कई मतभेद। बशर अल असद के भविष्य पर अब तक सहमति नहीं। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अहम शांति बैठक। अरुणाचल प्रदेश में आज से बुलाए गए शीतकालीन सत्र के ठीक एक दिन पहले कल कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया। अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों के एक गुट के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा का सत्र भी तय समय से लगभग 1 महीने पहले बुला लिया गया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। सत्र 16 से 18 दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी के 11 विधायकों के नोटिस पर स्पीकर नबाम राबिया के खिलाफ आज महाभियोग प्रस्ताव पर विचार होना है। मंगलवार को विधानसभा के सचिव की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के तहत विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। 60 विधानसभा सीटों वाले अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 47 विधायक हैं, जिनमें से 21 ने मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ 3 महीने से बगावत बुलंद कर रखी है। दरअसल कांग्रेस में ही विरोधी गुट के नेता और मौजूदा वित्त मंत्री कालिखुपुल को इन बागी विधायकों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने राज्यपाल जेपी राजखोवा पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री नबाम तुकी का आरोप है कि विधानसभा सत्र के लिए उनसे सलाह नहीं ली गई, लिहाजा वो कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। राज्य में सियासी तपिश के बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। यहां तक कि प्रशासन ने 1 दिन के लिए राज्य में इंटरनेट और एसएमएस पर भी पाबंदी लगा दी है। और हमारे साथ इस समय ईटानगर से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस के अयोग्य करार दिए गए विधायक ग्रेबियल डी वांगसू। बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए वांगसू साहब। आपका राज्यपाल की भूमिका पर जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने विधानसभा को तय समय से पहले बुलाया है और इसे गलत बताया है और ये भी कह दिया कि वो कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश का जो असेंबली सेशन जनवरी 14 to 16 रखा गया था, लेकिन चूंकि 11 बीजेपी विधायकों ने एक ये इम्पीचमेंट मोशन जो स्पीकर के अगेंस्ट में लाया गया है, तो उसको जो टाइम शेड्यूल जो है, टाइम ड्यूरेशन जो है, वो इसका हिसाब से 14 दिन का जो टाइम शेड्यूल होता है, क्योंकि वो कंप्लाई कर जाता है तो गवर्नर का इसको प्रीपोन करने का अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसलिए अंडर आर्टिकल क्लोज A1 ऑफ आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा जो राज्यपाल मिस्टर ज्योति प्रसाद राजखोवा को इसको प्रीपोन करने का अलावा, स्पेशल सेशन बुलाने का अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसीलिए आज का दिन ये असेंबली सेशन होने जा रहा है, लेकिन गतिरोध जारी है। लेकिन ये देखते हैं कि आगे स्पेशली खास करके हमारा जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो नबाम तुकी के अंदर में है, और ये देखना ये बहुत दिलचस्पी होगा कि यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस ऑफिसर्स लोग ये हमारा जो ऑर्डर्स है इसको कैसे कॉम्प्लाई करता है और किस प्रकार से ये बिहेव करते हैं, इसका ऊपर में काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोई रणनीति बनाई है? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? कदम ऐसे कुछ नहीं है। जो भी है, जो हमारे जो स्पीकर ने जो इलीगली 2 विधायकों को, माई सेल्फ एंड मेरा जो कलीग है मिस्टर वांगलम साविन को, इनको निष्कासित किया गया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है विदाउट फॉलोइंग द
रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो इसके अलावा और बीच में बहुत बड़ा ये हुआ था कि इसका जो स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का जो भी निकला है, पब्लिक कंजम्पशन में आ गया है या पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट कई पॉइंट्स है, कई एक्चुअली मुद्दाएं हैं, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर में काफी ये आक्रोश है लोग, और खास करके यहाँ के जो भी है विधायकों का ये कहना है कि ये जो भी है स्पीकर जो भी कर रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, तो इससे जाना जरूरी है। तो इसलिए इम्पीच करने के लिए पूरा ये सब काफी लोग ये है आक्रोश है। जी वांगसु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। और अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा कल राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश के शीतकालीन सत्र को महीने भर पहले बुलाने का विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल जेपी राजखोवा ने बीजेपी के इशारे पर विशेष सत्र बुलाया है। पार्टी ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है, हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया है। राज्यसभा में सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा है कि संसद में किसी विधानसभा के बारे में चर्चा नहीं हो सकती। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। पार्टी का कहना था कि राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे संविधान की हत्या बताया। गवर्नर ने विधानसभा का एजेंडा भी खुद ही फिक्स किया है। गवर्नर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये कह दे कि स्पीकर प्रिजाइड नहीं करेगा, डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करेगा। गवर्नर को ये अथॉरिटी नहीं है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा। सदन के नेता अरुण जेटली ने राय दी कि नियम 238 के तहत इस पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती। What is happening in a state assembly has never been discussed in this house, should never be discussed in this house. If you allow this discussion, tomorrow state assemblies will start discussing what happens in this house. उपसभापति पीजे कुरियन ने भी व्यवस्था दी कि इस नियम के तहत राज्यपाल पर चर्चा नहीं की जा सकती। According to Rule 238, the position, a person in position, an authority like governor, can be discussed only through a substantive motion. Let me say. Substantive motion, number one. Second, proceedings of the Legislative Assembly will not be discussed. दरअसल इस घटनाक्रम के पीछे अरुणाचल में कुछ समय से चल रही बीजेपी और कांग्रेस की रस्साकशी है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायक हैं। बीते दिनों कांग्रेस के 13 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ डिप्टी स्पीकर तेनजिंग नोरबू की अगुवाई में बगावत कर दी। इस पर पार्टी ने डिप्टी स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया। जवाब में बीजेपी ने स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने का नोटिस दिया। राज्यपाल की ओर से जारी एजेंडे में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पहले स्थान पर है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से सीबीआई ने कल पूछताछ की। जांच एजेंसी ने करीब 7 घंटे के जिरह में उनसे कई सवाल पूछे। पूछताछ के बाद राजेंद्र कुमार को छोड़ दिया गया। प्रधान सचिव पर आरोप है कि उन्होंने 2007 से 2014 के बीच एक निजी कंपनी का पक्ष लिया। इस कंपनी को 9.5 करोड़ रुपए के 5 ठेके मिले। कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14 जगहों पर छापेमारी भी हुई। इनमें राजेंद्र कुमार का घर भी है। सीबीआई का दावा है कि छापों के दौरान 16 लाख रुपए मिले हैं। 3 लाख रुपए कुमार की विदेशी मुद्रा के रूप में उनके घर से मिले हैं। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली डायलॉग आयोग के पूर्व सदस्य आशीष जोशी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली सचिवालय में कल सीबीआई के छापों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। संसद से लेकर सड़क तक ये मुद्दा उठा। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस पर सफाई देनी पड़ी, तो वहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर बदला लेने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का दावा है कि प्रधान सचिव के दफ्तर पर छापेमारी करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने सीएम ऑफिस जाकर फाइलों की तलाशी ली है। हालांकि सीबीआई ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार का सचिवालय सुर्खियों में है। सुबह 10 बजे के करीब जब सीबीआई की टीम सीएम के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर को खंगालने पहुंची तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ट्वीट कर इसे बदले की राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं सीबीआई ने आरोपों को खारिज करते हुए गलत संदेश फैलाने का आरोप लगाया। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मामला संसद में भी उठा। राज्यसभा में अरुण जेटली ने सफाई दी। उन्होंने सदन को बताया कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। The Chief Minister of Delhi
His office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. सरकार और सीबीआई की सफाई के बावजूद दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें प्रधान सचिव के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं है, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। सीबीआई ने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनके ऑफिस और ठिकानों पर दिल्ली और यूपी में 14 जगहों पर छापेमारी की गई। आरोप है कि साल 2007 से 2014 के बीच इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी ठेके दिलाने में एक प्राइवेट कंपनी की मदद की। सीबीआई की हुई छापेमारी ने एक बार फिर केंद्र और केजरीवाल सरकार को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। केंद्र सरकार जहां सीबीआई को एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के जरिए माप रही है, वहीं केजरीवाल सरकार का आरोप है कि केंद्र उनके कामकाज में दखल अंदाजी कर रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। दिल्ली सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाने के लिए छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। शाम होते होते कैमरे के सामने आकर उन्होंने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष ने छापेमारी को गलत बताया है। और जितनी भी अब तक की मर्यादाएं हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, वो भंग हो रही हैं। और ये विचित्र बात है, सहसा यकीन भी नहीं होता। The timing, the circumstances, that's all indicate there is an element of political vendetta. तो ये सदन में प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और क्या है नहीं है उनको खुलासा करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई सरासर उन्हीं का अधीन है। चीफ मिनिस्टर शुड बी इन्फॉर्म। ये ऐसा तरीका अच्छा नहीं है, इससे स्टेट और सेंटर का रिलेशन इंप्रूव नहीं होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के पास करोड़ों की संपत्ति है, उन पर सीबीआई और सरकार की नजर क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश के कई नाम, छत्तीसगढ़ के सचिवालय, प्रधान मुख्यमंत्री के सचिवालय के कई नाम, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिवालय के अधिकारियों को बताता हूं, जिनके पास कुछ नहीं तो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। क्या मोदी जी साहस करेंगे? क्या सीबीआई डायरेक्टर साहस करेंगे? क्या रेवेन्यू इंटेलिजेंस साहस करेगी? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टर साहस करेगी? उधर केंद्र सरकार की दलील है कि कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद ही सीबीआई ने छापेमारी की है। किस कानून में लिखा हुआ है कि सीएम के सेक्रेटरी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप है और अगर कोर्ट का सर्च वारंट है तो सीएम से पूछना पड़ेगा? सीबीआई छापेमारी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की दलील सही है या फिर दिल्ली सरकार के आरोप। केंद्र और दिल्ली सरकार की सियासी बयानबाजी अब और तल्ख हो चली है। अरविंद केजरीवाल की प्रधानमंत्री को लेकर प्रतिक्रिया से दोनों के संबंध बिगड़ने का अंदेशा है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि वो इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं बोल सकते। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने कल लगातार दूसरे दिन भी पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने अकाली बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
लोकसभा में कांग्रेस ने पंजाब सरकार को दलित और महिला विरोधी करार दिया। दलितों पर कथित अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शून्यकाल में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में दलित और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं के लिए पंजाब सरकार से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं। आज देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो को हम देखें तो हर 18 मिनट दलितों के विरुद्ध अत्याचार किया जाता है। हर दिवस 3 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है, लेकिन सदन को बाधित करना अनुचित है। अफसोस की बात कि आज दलितों के ऊपर भी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं इस सदन का, इस देश का ध्यान लाना चाहती हूँ कि जो हुआ बिल्कुल गलत था। 2 गैंग्स के बीच में लड़ाई हुई और जिन्होंने करी वो गैंगस्टर भी पकड़े गए हैं। अलग अलग राज्यों से जाके उनको पकड़ा गया गया है। State government cannot be defamed. 1 hour they did not allow the business to transact. They should have the patience. They should raise the issue. They should take the permission of the chair. स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसे राज्य का मुद्दा बताते हुए कांग्रेस से सदन की कार्यवाही में सहयोग की अपील की। हालांकि सरकार के रुख पर विरोध जताते हुए कांग्रेस, टीएमसी और आरजेडी के सांसद सदन से बाहर चले गए। मुझे लगता है इस विषय पे अभी चर्चा हम नहीं, सभी आप अगर सभी लोग एग्री हो, आप सभी लोग हो सकता है सभी लीडर्स बैठिए, मैं आई एम रेडी टू सिट विद ऑल ऑफ यू और आप मुझे बताइए इसका हल क्या निकल सकता है। आई एम रेडी टू डिस्कस बट नॉट लाइक दिस। दरअसल पंजाब के अबोहर में 2 लोगों के हाथ पांव काट देने की घटना के बाद तनाव का माहौल है। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अकाली दल के एक नेता और उसका भतीजा भी शामिल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों में आज महंगाई पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा होगी। सदस्य देश में जरूरी सामानों और खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा सदन में उठाएंगे। सांसद नरेश अग्रवाल, आलोक तिवारी, अरविंद कुमार सिंह, प्रमोद तिवारी, अविनाश पांडे, पीएल पुनिया, डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक और अहमद हसन सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। वहीं लोकसभा में भी नियम 193 के तहत चर्चा होगी। सदस्य जरूरी सामान और खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों पर विचार सदन में रखेंगे। सांसद पी करुणाकरन और शंकर प्रसाद दत्ता चर्चा की शुरुआत करेंगे और बढ़ती महंगाई का मुद्दा सदन में उठाएंगे। इनके अलावा सभी दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के सरकार के फैसले को उचित ठहराया है। प्रधानमंत्री ने कल कोच्चि में तीनों सेनाओं के कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह कदम इतिहास बदलने की कोशिश और आतंकवाद की समस्या का समाधान करने के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर संयुक्त कमान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने साफ किया कि पड़ोसी देश को आतंकवाद पर उसकी प्रतिबद्धता के आधार पर परखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे पाकिस्तान के साथ इतिहास को बदलने की कोशिश बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खात्मे, शांतिपूर्ण संबंधों, सहयोग बढ़ाने और क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम व्यवस्था पर आज फैसला सुना सकता है। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कॉलेजियम प्रणाली को सुधारने पर अलग अलग वकीलों, बार काउंसिल और संघों के सुझाव सुनने के बाद 19 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। पीठ ने एक अभूतपूर्व कदम के तहत
न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार चाहने वाले सभी पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम प्रणाली 1993 में अस्तित्व में आई थी और 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने हाल में केंद्र के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को निरस्त कर दिया था। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए डीजल गाड़ियों पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने ग्रीन टैक्स बढ़ाने के संकेत दिए हैं। साथ ही भारी वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध का भी जिक्र है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बाहर से आने वाले वाणिज्यिक वाहनों से लिया जाने वाला ग्रीन टैक्स अब 700 से बढ़ाकर 1300 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल इंजन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकती है। जहां इन्वायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज जो ईसीसी कहते हैं, जो ट्रक पे लागू होता है, उसको बढ़ाने की मांग थी। कोर्ट ने कहा है कि उस पे वो फैसला देगा कल, और जो ट्रक दिल्ली नहीं आने चाहिए उनको, जो उनको नॉन डेस्टिनेट कहते हैं, उस पे रोक लगी जाएगी पूरी तरह से, और ईसीसी बढ़ाया जाएगा जिससे प्रदूषण और कम हो। चुनाव आयोग के मुताबिक देश में चुनाव खर्च को लेकर कोई कारगर कानून नहीं है। इस वजह से चुनाव पर होने वाले कुल खर्च का 80% से ज्यादा चुनाव आयोग की नजर में आ ही नहीं पाता। आयोग के मुताबिक चुनाव में होने वाले खर्च का सही हिसाब रखने के लिए चुनाव से जुड़े कानूनों ने सुधार की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कमी हो गई है। पेट्रोल में 50 पैसे और डीजल में 46 पैसे की कमी की गई है। घटी हुई कीमतें बीती रात से लागू हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $36 के स्तर तक आ जाने के कारण कीमतें कम हुई हैं। इस कमी के बाद दिल्ली में पेट्रोल अब ₹59.98 प्रति लीटर और डीजल ₹46.09 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 15 दिन में दूसरी बार तेल के दामों में कमी की गई है। देश के निर्यात में लगातार 12वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में निर्यात 24.4% गिरकर $20 अरब रहा। वाणिज्यिक मंत्रालय के मुताबिक नवंबर में आयात में 30.30% की कमी आई। ये $29.8 अरब रहा। व्यापार घाटा भी कम हुआ है। नवंबर में व्यापार घाटा $9.78 अरब रहा। पिछले साल नवंबर में यह आंकड़ा $16.23 अरब था। नवंबर में सोने और तेल का आयात घटा है। लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने पैन नंबर को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसके तहत 2 लाख से ऊपर के नकद लेन देन के लिए पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 10 लाख से ऊपर की अचल संपत्ति की खरीदारी के लिए पैन नंबर अनिवार्य होगा। अगले 1 जनवरी से 50,000 से ऊपर के होटल बिल और विदेश दौरे के टिकटों के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा हर तरह के बैंक खाता खोलने के लिए पैन नंबर जरूरी होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुलने वाले खातों को इस प्रावधान से अलग रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रत्यक्ष कर के संग्रह में 30 से 40 हजार करोड़ की कमी हो सकती है। इसरो आज शाम 6 बजे सिंगापुर के 6 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इन्हें PSLV C-29 के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। सिंगापुर के इन उपग्रहों का वजन 600 किलो से कुछ ज्यादा है। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद ये उपग्रह कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। इनसे आपदा प्रबंधन और शहरों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस साल इसरो का ये आखिरी प्रक्षेपण है। 11 नवंबर को इसरो ने फ्रेंच गुआना से संचार उपग्रह GSAT-15 का प्रक्षेपण किया था। इसरो ने अब तक 20 देशों के 51 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। सिंगापुर के 2 उपग्रह पहले भी इसरो की तरफ से प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इसरो का ये 6ठा व्यावसायिक अभियान है। अगले 3 महीने में 3 और उपग्रहों का प्रक्षेपण होना है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन से उत्तर दक्षिण यातायात कॉरिडोर बनाने की मांग की है। ये कॉरिडोर रूस से मध्य एशिया होते हुए पाकिस्तान, चीन, भारत और ईरान को जोड़ेगा। इससे भारत को मध्य एशिया के तेल और गैस भंडार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वह मध्य एशियाई देश भारत के बाजारों तक पहुंच सकेंगे। चीन में चल रही शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में विदेश राज्य मंत्री VK सिंह ने यह प्रस्ताव रखा। शंघाई सहयोग संगठन की अगली बैठक भारत में होनी है और तब तक भारत इसका पूर्ण सदस्य बन जाएगा। फिलहाल भारत को इस संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
सीरिया में शांति प्रक्रिया पर अमेरिका और रूस में कई मतभेद सुलझा लिए हैं, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भविष्य पर दोनों पक्षों में मतभेद है। मॉस्को में कल अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि शुक्रवार से न्यूयॉर्क में सीरिया शांति वार्ता का तीसरा दौर शुरू हो रहा है। बैठक के बाद केरी ने कहा कि दोनों पक्ष शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश फिलहाल मतभेदों को एक तरफ रखने में रजामंद हैं। वहीं लावरोव ने बैठक को अच्छा बताया और कहा कि अमेरिका और रूस एक दिशा में बढ़ रहे हैं। You know, we focus today not on our differences about what can or can be done immediately about Assad. We focused on a process, on the political process. We're also laying the groundwork for a nationwide ceasefire as soon as possible, and we hope that we can achieve that soon. Поддерживаем идею созыва в Нью-Йорке в эту пятницу, 18 декабря, очередной встречи международной группы поддержки Сирии на уровне министров. И рассчитываем, что по ее итогам, с согласия всех ее членов, यमन में सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच मंगलवार से 7 दिन का युद्ध विराम शुरू हो गया है। सेना और स्थानीय निवासियों के मुताबिक छिटपुट हिंसा को छोड़कर पूरे देश में शांति है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो जल्द ही यमन में खाद्य सामग्री और दवाइयां भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बीच मंगलवार से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में शांति वार्ता शुरू हो गई। बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने से लोग मुश्किल में हैं। पिछले 2-3 दिन में तापमान में तेजी से गिरावट आई है। पूरे उत्तर भारत में कोहरे के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। राजस्थान में कल ठंड से एक व्यक्ति की जान चली गई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। जयपुर में ठंड से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। जयपुर में मंगलवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। इससे सीकर के फतेहपुर में कल पारा 0 से नीचे चला गया। चुरू में भी तापमान 0 के पास पहुंच गया है। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बर्फबारी से लोग मुश्किल में हैं। घाटी के लेह में तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे है। कारगिल में भी पारा 0 से करीब 11 डिग्री नीचे है। श्रीनगर में भी तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। शिमला में भी तापमान 0 के करीब है। 1-2 दिन से बहुत ठंड हुई है। यहाँ पे थोड़ा स्नोफॉल भी हुआ, कुफरी वगैरह में हल्का यहाँ पे भी हुआ, जिस वजह से थोड़ा हमने यहाँ ठंड से बचने के लिए आग वगैरह जला रखी है। हरियाणा और पंजाब में भी कई जगहों पर पारा सामान्य से काफी नीचे है। पंजाब में 2.5 डिग्री तापमान के साथ अमृतसर सबसे ठंडी जगह है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। इधर बीच मॉर्निंग वॉक जाने में भी दिक्कत हो रही है। ठंड की वजह से काम करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है तो दिक्कत होती है। कोहरे से यातायात पर भी असर पड़ा है। उत्तर और पश्चिमी रेलवे की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं नागरिक उड्डयन निदेशालय ने सभी घरेलू उड़ानों में कैट 3 से जुड़े नियम लागू करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज विजय दिवस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत सैन्य अफसरों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज ही के दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई थी। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बना था। इसी दिन पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 14 बागी विधायक अयोग्य करार। आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। कांग्रेस की राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापों पर सियासत तेज। केजरीवाल के आरोपों को वित्त मंत्री ने किया खारिज। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से 7 घंटे तक चली पूछताछ। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-29 का प्रक्षेपण। आज शाम 6 बजे छोड़े जाएंगे सिंगापुर के 6 उपग्रह। इसरो की 6ठी व्यावसायिक उड़ान। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्द हवाओं की चपेट में समूचा उत्तर भारत। शिमला, श्रीनगर और चुरू में पारा 0 के नजदीक। जयपुर में ठंड से एक की मौत।
सीरिया पर अमेरिका और रूस में सुलझे कई मतभेद, बशर अल असद के भविष्य पर अब तक सहमति नहीं। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में अहम शांति बैठक।